हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। चलिए आज एमसीक्यू प्रैक्टिस 6 से 12 के एमसीक्यू प्रैक्टिस की आज इस 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज ये हमारी 5वीं क्लास है। जी हाँ, तो चलिए जुड़ जाइए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और इसकी जो पीडीएफ है आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद प्रेम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए आज के पहले सवाल से। और आज के पाँचवीं क्लास है जो एमसीईआरटी एमसीक्यू की 10 क्वेश्चन लेके फिर से हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर 3 विवर्तन। तो इसमें पूछा है कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक या दो। यहाँ पर इसका हम कलर बदल देंगे। ऑप्शन नंबर ए केवल एक या दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी केवल एक या तीन, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो। जी हाँ, केवल परावर्तन आवश्यक है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब का बना प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। जी है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े आंखों की तरफ देखा जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि जब व्यक्ति वस्तुओं को कब देख पाता है, जब वह वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, या जब वस्तु की आंखों पर प्रकाश पड़ता है, या जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ देखा जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब प्रकाश पर वस्तु पड़े और आंखों की तरफ देखा जाए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि व्यक्ति वस्तु तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है फिर वस्तु से प्रकाश पर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ को विद्युत उत्पन्न करता है। जी हाँ, विद्युत सेल जो है उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। जी हाँ। बाकी अगला देखेंगे विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न होता है। जी हाँ, ये सही है। अगला देखेंगे विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा देखेंगे विद्युत स्विच तथा उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि उपयुक्त में से जितने भी कथन दिए थे तीनों के तीनों सही थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए थर्माकोल, ऑप्शन नंबर 2 वायु, ऑप्शन नंबर 3 मानव शरीर, ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम की पत्ती। तो इसमें से पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक या दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो या तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 या 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 4। तो यहाँ आप बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक के सर्वोत्तम उदाहरण है। जी हाँ, विद्युत चालक का तो इसमें आपका थर्माकोल जो है ये तो नहीं होगा, ये पहला आप काट दीजिए। बाकी आपका वायु भी नहीं होता है। तो वायु भी नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 3 या 4। मानव शरीर भी होता है विद्युत का चालक और एल्युमिनियम की पत्ती भी विद्युत का चालक होती है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 या 4। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत रोधक कहते हैं।
थर्माकोल और वायु विद्युत रोधी हैं, जबकि एल्युमिनियम की पट्टी विद्युत चालक है तथा मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के पाँचवें क्वेश्चन पर। जी हाँ, पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा है चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन देखेंगे। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ हम लोग इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में देखेंगे कि उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे, पहला ऑप्शन है ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 2। जी हाँ, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, सही है आपका। दूसरा देखेंगे, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। जी हाँ, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव जो है उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया इसका पाँचवा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 2। अब हम लोग चलेंगे आज के छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन नंबर वाष्पन, ऑप्शन नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 संघनन। तो इसमें पूछा है आपका कि उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1 या 2, 1, 2 या 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, इन तीनों प्रक्रियाओं में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। जी हाँ, संघनन से। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी केवल 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 संघनन। जलवाष्प को इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ जलवाष्प जो होता है जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन कंडेंसेशन के कारण एकत्रित हो जाती हैं। वही वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। जी हाँ, संघनन में क्या होता है कि जलवाष्प जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तथा वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में जो होता है जल जो होता है द्रव से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जी हाँ, भाप बन के बन जाता है, तो वहाँ पर वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ हम लोगों ने छठा क्वेश्चन देख लिया। अब लोग चलेंगे आज के 7वें सवाल पर। जी हाँ, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है कि जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जल चक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखेंगे, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं, वर्षा, ओले और हिम के रूप में पुनः धरती पर आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है इसका। तो वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं। जी हाँ, वायु में जो प्रविष्ट जल होता है उससे बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर ओले तथा हिम के रूप में पुनः जल धरती पर आ जाते हैं। ये हमारा जल चक्र है। तो इसे आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से। वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जलवायु में जाता है। वही प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं।
यह जल वर्षा ओले हिम के रूप में पुनः धरती पर आता है। अंतिम चरण में यह जल नदियों और झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है, इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। तो यहाँ हम लोगों ने इसका व्याख्या विस्तृत रूप से समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के 8वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि वहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99% भाग बनाते हैं। जी हाँ, यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99% भाग बनाते हैं। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें या जलवाष्प धूल के कण होते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 या 2, ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 या 2, दोनों सही है। तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99% भाग बनाते हैं, दोनों सही है। 78.89% ये होता है और 21 के लगभग ऑक्सीजन होता है। तो दोनों मिलकर 99% भाग बनाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो और दूसरा देखेंगे कि शेष 1% भाग में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गए आदि ऐसे जो गैस होते हैं इसमें होते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन, 20.95% और ऑक्सीजन इस मिश्रण का 99% भाग होता है। ऑक्सीजन इसमें 20.95% और नाइट्रोजन 78.8% से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस जैसे जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसकी व्याख्या भी पढ़ ली। अब हम लोग चलेंगे आज के 9वें सवाल पर। जी हाँ, 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल है कि वर्मी कंपोस्टिंग तथा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है कि लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं या भोजन को गीजड़ की सहायता से पीसते हैं। दूसरा देखेंगे अंडे के छिलके व समुद्री शंख सीपी द्वारा चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। जी हाँ, यहाँ पर इसका हमने ऑप्शन लिखना भूल गए, तो इसका राइट आंसर होगा ये दोनों सही हैं। यहाँ पर ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। इसे लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं तथा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग तथा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है, इसे गीजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में उनकी सहायता करते हैं। अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर भोजन को पीसने में केंचुए की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर इसका दोनों जो ऑप्शन थे ये दोनों हमारे सही थे। अब हम लोग चलेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने तो इस तरह ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर आज ही 9 क्वेश्चन ही रखे गए थे। तो ये आज का हमारा NCERT का MCQ खत्म हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह की MCQ डेली आपको एक दो दिन पर मिलती रहती है। जैसे मैं PDF बनाता हूँ वैसे आपको के बीच में जैसे इस वीडियो को लेकर आता हूँ। तो यह NCERT MCQ आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह जो MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, क्योंकि यह NCERT के बिना किसी भी एग्ज़ाम में सफलता आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो इस तरह आप लोग हमारे इस GS विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ें। और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे आपको करंट की क्लास डेली कराई जाती है, 10 से 20 मिनट की क्लास, जिसमें आपको स्टैटिक जी के तमाम देश विदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ यूपी स्पेशल भी क्लियर किया जाता है। प्लस यहाँ पर आपको GS की थ्योरी भी आपको कराई जा रही है, आप 2-3 क्लास हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के तो MCQ आपको मिल ही रहा है। और प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर जो हमारे एग्जाम लेखपाल हो गए, यूपी पुलिस हो गया, होमगार्ड हो गया, SI हो गया, उनके लिए प्रैक्टिस सेट भी हमने लॉन्च कर दिया है। विज्ञान की एक प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस सेट सवाल कराए जा रहे हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए, आप लोगों को हम MCQ कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे नए MCQ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।